डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, टफ एंड अरबिट क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर के इस वीडियो में मैं आया हूं। मुझे पता है कि आपको इस वीडियो का इंतजार है, कई मेरे स्टूडेंट को, और ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी भूमिका के चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट एग्जामिनेशन से यूजीसी नेट एंड पीजी एंट्रेंस टेस्ट सेट से जो मैं चुन पाया हूं कुछ अरबिट क्वेश्चन पार्ट 2। और यहां मैं बता दूं कि पार्ट 3 भी मैं बना रहा हूं, वो भी लेकर के मैं आऊंगा जल्द ही। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें है तो वैसे अरबिट, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। टफ अरबिट क्वेश्चन, अरबिट मींस आर्बिट्रेरी क्वेश्चन, जो कहीं से टपक पड़ते हैं। एमसीक्यू पार्ट 2 फ्रॉम पीजी एंट्रेंस टेस्ट, ऑफ कोर्स यूजीसी नेट से भी मैंने लिया है। यहां पे मुझे अलाउ कीजिए कि जो दो सबसे बेस्ट बुक हैं, जो अमेजन भी डिक्लेयर करता है, ये जो आप देख रहे हैं हॉट न्यू रिलीजेज, ये अमेजन की है, ये मेरी नहीं है। और ये कहते हैं कि हॉट न्यू रिलीजेस हैं ये दो बुक। पहला है ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस 1500 एमसीक्यू। इससे अच्छे क्वेश्चन का एक संग्रह आपको नहीं मिल सकता है। ये कोई घमंड नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। क्योंकि ये मैंने जितने पेपर एनालाइज किए हैं 70 से ज्यादा, उसके बेसिस पे ये बनाई गई है। ये एक खजाना है जिसके अंदर केवल आप जितना आप उसके अंदर जाएंगे उतनी ही आप पाएंगे, मोती पाएंगे। और आप एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम को क्रैक केवल इसको पढ़ के भी कर सकते हैं, यदि आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो। इसका लिंक मैंने यहाँ दिया है, उसको डिस्क्रिप्शन में भी आप क्लिकेबल लिंक है। सीयूईटी पीजी गाइड अब तक आपको पता होगा, ये भी अवेलेबल है। और यदि आप डीयूईटी या अदर एग्जाम दे रहे हैं तो गो फॉर दिस ऑल टाइम फेवरेट गाइड फॉर ऑल एंट्रेंस टेस्ट। इसकी भी लिंक यहाँ दी गई है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताऊं कि इस किंडल वर्जन में पढ़ना बहुत ही आसान है, बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज होते हैं। किंडल दुनिया की सबसे अच्छी रीडिंग एप्लीकेशन है, तो उसका फायदा उठाएं। शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन प्योर पीडीएफ से भी ज्यादा इसमें फंक्शनैलिटी है, लाइक नेविगेट करने की, सर्च करने की, कॉपी पेस्ट करने की, और वीडियो और किताब में कहीं से कहीं जाने की, और मार्क करने की, हाईलाइट करने की बहुत ज्यादा फैसिलिटी है। इसका पूरा फायदा उठाइए। डिजिटल इकोसिस्टम में आप जाएं, उससे पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को भी फायदा होगा। अब आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर। विच बुक ऑफ प्लेटो इज नोन बाय इट्स लैटिन टाइटल पॉलिटिकस। एकदम बम्पर, आपको एकदम ये क्वेश्चन बम्पर लगेगा। अब कहां से टपक पड़ा कि लैटिन टाइटल पॉलिटिकस उनके किस बुक का नाम है। और ये पूछा गया है एक पीजीईटी में। इस बुक का नाम है स्टेट्समैन। यहाँ पे याद रखिए कि लॉज, स्टेट्समैन, क्रीटो, अपोलॉजी, ये सब भी उन्होंने लिखा है। टिमैस, ये सब भी छुपे हुए बुक हैं, ये सब भी आपको याद रखने चाहिए। तो पॉलिटिकस इज द लैटिन नेम ऑफ स्टेट्समैन। यहाँ ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि लॉज उनकी वो बुक है प्लेटो की जिसमें वो कानून पे बेस्ड या कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड स्टेट की कल्पना करते हैं, जो उनके लिए केवल सेकंड बेस्ट स्टेट है। उनके लिए आइडियल स्टेट वो है जहां कोई कानून की जरूरत ही नहीं हो, सभी अपने काम को आत्मा की प्योरिटी से सर झुका के एज पर देयर रोल इन द सोसाइटी करें। वो जस्टिस है और वो आइडियल सोसाइटी। कोई कानून की जरूरत नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन सेकंड बेस्ट स्टेट was mentioned in law, ये डिस्क्राइब किया गया था। और एरिस्टोटल ने उसी को अपना आइडियल स्टेट माना, जो प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट था। ये कथन जो है वो जो फेमस पॉलिटिकल हिस्टोरियन सबाइन जो है, यही बात कहते हैं कि प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट एरिस्टोटल का बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट था। तो ये सब लॉज से रिलेटेड है। स्टेट्समैन पॉलिटिकस। वेटिंग फॉर ए वीसा इज ए 20 पेज ऑटोबायोग्राफिकल लाइफ स्टोरी। 20 पेज की छोटी सी एक ऑटोबायोग्राफी है। ये किसने लिखा है? वेटिंग फॉर वीसा। बड़ी छुपी हुई क्वेश्चन है, इसीलिए अरबिट क्वेश्चन बनता है। या बी आर अम्बेडकर की है, एकदम छुपा हुआ क्वेश्चन। Who was referred to as maker of modern India by गांधी जी। ये भी एकदम एक अरबिट क्वेश्चन है, कहीं से टपक पड़ता है, कहीं बहुत जगह मिलता नहीं है। उन्होंने तिलक को ऐसा कहा था। Who gave Kautilya the title of first great unrelenting political realist। आपको पता है कि वेबर ने भी कौटिल्या के बारे में कहा था कि वो तो रेडिकल मैकियावेलिज्म को जो है निरूपित करता है। उसके सामने मैकियावेली भी बच्चा टाइप का नजर आता है। इतना ज्यादा मतलब कि वो आप कह सकते हैं इमोरल, अनइथिकल, प्योर रियल पॉलिटिक को बताता है। लेकिन ये जो कथन है फर्स्ट ग्रेट अनरिलेंटिंग पॉलिटिकल रियलिस्ट, ये कहा है रॉजर बॉश ने। तो ये तो बिल्कुल एकदम अरबिट है, बस आप याद कर सकते हैं। The Constituent Assembly of India was a one-party body in an essentially one-party country. The assembly was the Congress and the Congress was India. ये तो कांग्रेस डोमिनेंस को दिखाता है फर्स्ट 15 ईयर में। तो क्या था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज नथिंग बट कांग्रेस पार्टी का असेंबली। कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन देश का कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने आजादी दिलाया।
तो ये कहने वाले जो हैं वो बहुत फेमस ऑथर हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन, जिन्होंने बुक लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन 1966 में। बहुत रिक्वेस्ट पे उन्होंने 30 साल बाद फिर से एक बुक लिखी, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दैट। वो उतनी पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन ये बुक तो एक ग्रंथ है इंडिया में भी, इसको हर लोग रेफर करते हैं, इवन जूरिस्ट इसको रेफर करते हैं, जजेस रेफर करते हैं इस बुक को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक ग्रंथ। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक सोशल डॉक्यूमेंट कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सीमलेस वेब ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, डेमोक्रेसी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये इन 3 एलिमेंट का ये जो है एक सीमलेस वेब है। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following is true about double jeopardy in Indian penal system? ये थोड़ा jurist टर्मिनोलॉजी है। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है डबल वैमी, मतलब दो बार आपको एक ही चीज के लिए झेलना पड़े। मतलब ए पर्सन कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर कमिटिंग द सेम क्राइम। मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर किया, तो एक बार दी उसको हो गया उसे पनिशमेंट, तो उसी क्राइम के लिए उसको दूसरी बार पनिशमेंट नहीं हो सकता है। चूज द करेक्ट, तो ये होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये सब कैंटन, काउंटीज, लैंडर, ऑब्लास्ट, ये सब यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। जैसे अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तालुका ऐसे होते हैं। तो कैंटन जो है वो स्विट्जरलैंड में स्टेट को कहते हैं। काउंटीज जो है वो यूके में है, काउंटी क्रिकेट आपको पता है। देन लैंडर्स जो है वो जर्मनी की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, एंड ऑब्लास्ट जो है रसिया की है। तो ये फर्स्ट जो है सही है, कई बार इसको पूछा गया है। Which of the following figures serves as an exemplar of heroic virtue in Machiavelli? आपको पता है कि मैकियावेली ने अपने प्रिंस में वर्चू, जो कि वर्चू से थोड़ा अलग है, वर्चू मतलब पुरुषार्थ है, जिसके बल पे कोई राजा अपने राज्य को पहले तो एक तरह से उस पर कब्जा करता है या उसको खड़ा करता है और फिर उसको बढ़ाता है, मेंटेन करता है। वो पौरुष जो है, जो जो इसमें आता है कि आपने बल से, अपने बुद्धि से कैसे जो है अपने स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, वो वेटू है, जिसमें कि मोरलिटी नहीं आती, इथिक्स नहीं आता, प्योर रियल पॉलिटिक के बेसिस पे आता है। तो वो वेटू को निरूपित करने वाले जो हीरो जो मैकियावेली ने दर्शाया है, कई बार उसका जिक्र किया है, वो है सेजर बोर्जिया। सेजर बोर्जिया जो है नेपल्स और एक दो और स्टेट को वो खड़ा करते हैं। उनके फादर जो है पोप थे, और वो एक तरह के लड़ाकू जो हैं, वो प्रिंस जो हो सकता है वो था। उन्होंने जड़ मतलब कि जिसको कहते हैं जमीन से अपने 2 स्टेट को जीता, उसको बढ़ाया। तो उसकी गाथा जो है वो मैकियावेली गाते हैं सीजर बोर्जिया का, और कहते हैं कि ये जो आदमी है, जो एग्जाम्पल है वेटू का। यहाँ पे आप फॉर्चूना को भी याद कर लीजिए, उन्होंने भी दिया था उसको, फ्यूरियस वोमेन जो केवल संभाली जा सकती है यदि आपके पास वेटू हो, एक कल कल करती हुई, बहती हुई भयानक सी धारा जो सबको तहस नहस कर सकती है, उसको फॉर्चूना उन्होंने कहा था। इन विच टेक्स्ट दस डिवाइडेड लाइन एनालॉजी अकर? ये जो डिवाइडेड लाइन है ये सेम है जो कि उनका केव एलोगरी जो है प्लाटो का, उससे मिलता जुलता है। ये प्लाटो के रिपब्लिक में आता है। ये है क्या, थोड़ा समझ लीजिए। ये एक डायलॉग है ग्लोकॉन और सोक्रेटिस के बीच में, जहां सोक्रेटिस उसको समझाते हैं कि नॉलेज का क्या स्वरूप है, या दुनिया में नॉलेज आप कैसे लेते हो, उसका क्या स्वरूप है। तो उन्होंने कहा एक लाइन ले लो, उसको 2 पार्ट कर दो। यहां से उन्होंने 2 पार्ट किया। आप देख सकते हैं कि ये पार्ट छोटा है, फर्स्ट पार्ट AC, और CE जो है बड़ा है। इस पार्ट को उन्होंने कहा कि ये विजिबल वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड वो है जो आपको दिखता है। जब आपके पास नॉलेज हो जाता है तो आपको ये इंटेलिजिबल वर्ल्ड दिखता है। तो 2 वर्ल्ड थ्योरी, ये बड़ा वर्ल्ड है, मतलब इसकी ये दुनिया विशाल है। अब यहाँ नॉलेज की आप आइए, तो यहाँ पे आपको नॉलेज कंजेक्चर से मिलता है, मतलब आपको भ्रम होता है कि ये है, लेकिन वो होता नहीं, उसको फॉल्स कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। यहाँ पे बिलीफ है, मतलब बिलीफ एंड कंजेक्चर्स के बेसिस पे जो नॉलेज मिलता है वो है विजिबल वर्ल्ड की नॉलेज। लेकिन यदि आप डीपर नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको इंटेलिजिबल वर्ल्ड में जाएंगे, जहां आपको थॉट मिलेगी CD में, और उससे भी ऊपर जाओगे तो DE में अंडरस्टैंडिंग, विजडम डेवलप होगी। तो ये डिवाइडेड लाइन की एनालॉजी उन्होंने सोक्रेटिस ने ग्लोकन को बताया है, जो प्लाटो के रिपब्लिक में निहित है। स्टेटमेंट ए है द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैज मेंबर ओनली फ्रॉम लोकसभा। रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें 22 मेंबर होते हैं। इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से जो है 7 मेंबर होते हैं, तो टोटल 22 मेंबर हो गए। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी करती क्या है, यहाँ पे CAG की जो रिपोर्ट है वो यहाँ रखी जाती है, उसको वहाँ पे निरीक्षण होती है, और फिर पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी जो इंडिया के फाइनेंस पे एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पैदा करती है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव उस पर नजर रखते हैं थ्रू CAG रिपोर्ट। इसी कमेटी के थ्रू 2G घोटाला एंड मेनी अदर घोटाला CAG जो है उजागर करते हैं।
Statement B है since 1967 a member of the opposition in the Lok Sabha is appointed as chairman of the Public Account Committee by the Speaker। पहले यहाँ देखिए दो तीन इंफॉर्मेशन है। पहला कि ये जो परंपरा है 1967 शुरू हुई। दूसरा ये कह रहा है कि स्पीकर जो है वो चेयरमैन कमेटी का नियुक्त करते हैं, किसी भी कमेटी का, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात ये कहते हैं कि जो अपोजिशन जो मेंबर होते हैं लोकसभा में, उनको जनरली जो है एज ए कन्वेंशन उनको चेयरपर्सन बनाया था। बहुत थोड़े कन्वेंशन हमारे यहाँ 70 साल में डेवलप हुआ, उसमें एक बहुत ही अच्छा कन्वेंशन ये है। इज्जत दी जाती है कि विरोधी दल जो है वो नजर रखें सरकार के कामकाज और उसके पर्स कैसे, मतलब वो खजाना को यूज कर रही है। तो इसमें ए जो है वो फॉल्स है, लेकिन बी जो है वो ट्रू है। फैबियन सोशलिस्ट आर इन फेवर ऑफ, इंग्लैंड में फैबियन सोशलिस्ट होते हैं, जहां पे कि फैबियनिज्म में कहा जाता है कि मतलब ग्रेजुअल चेंज, मतलब वो हैं तो सोशलिस्ट, लेकिन उनका एक थॉट देखिए क्या है कि जो प्रॉफिट जो भी होता है, जो भी इंटरप्राइज से हो किसी से, वो जनरल सोशल वेलफेयर में लगाया जाए, केवल गरीबों के लिए नहीं लगाया जाए। तो एक तो मतलब थोड़ा मॉडरेट टाइप में वो लिबरल सोशलिस्ट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आर्बिट बन जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्निका इन अर्थशास्त्र, ये सब तो ऑलवेज जो है बहुत अर्बिट होता है। कार्निका, गोपा, राजुका, ये सब पूछा है, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी पूछते हैं, ये सब तो अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं। कार्निका याद कर लीजिए। नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाजपेयी जी के टाइम में 2000 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। मुझे नहीं पता इसका हुआ क्या, कुछ खास पे इंफॉर्मेशन नहीं है, आप रिसर्च कर सकते हैं। उस कमिटी के जो रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के चेयरपर्सन थे एम एन वेंकटचलैया। ये जरूर जज होंगे तो आप, या ज्यूरिस्ट होंगे, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट क्वालिफाई एज ए ट्रांसनेशनल एक्टर, ये आपको इसलिए अर्बिट होता है कि ये टेस्ट करता है कि एम्बेसी जो है वो आपका अपना ही पार्ट होता है। हर एम्बेसी, जैसे यहां मान लीजिए ईरान की एम्बेसी है, तो उतना सा जो एरिया है दिल्ली में, वो ईरान अपना ही टेरिटरी मानता है। मतलब उसको ये नहीं मानता कि विदेशी कंट्री, वहां पे बहुत सारे जो लॉ होते हैं इंडिया के वो लागू नहीं होते हैं उस जोन में जहां पे कि उसकी एम्बेसी बनी हुई है। सेम वे में इंडियन एम्बेसी न्यूयॉर्क में जो है, इंडिया उसको ट्रांसनेशनल एक्टर नहीं मानता, उसको अपना ही पार्ट मानता है, वो इंडिया का ही पार्ट मानता है। इसलिए ये सब ट्रांसनेशनल हो सकते हैं, ये नहीं होंगे, डी नहीं होगा। ट्रांसनेशनल का मतलब यहाँ ऐसा, ऐसे कैथोलिक चर्च, ये हर जगह है, मतलब एक नेशन के बाउंड्री से निकल जाते हैं। इंडिया में भी कैथोलिक चर्च हैं, यहाँ भी कार्डिनल एंड अदर होते हैं, बिशप होते हैं। इसी तरह हर कंट्री में, अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका में जो है कैथोलिक चर्च है। तो ट्रांसनेशनल एक्टर ये हो जाते हैं, मतलब नेशनल बाउंड्री से बाहर। हु हैज आर्ग्यूड दैट इट इज द नेशनलिज्म दैट क्रिएटेड नेशंस एंड नॉट द वाइस वर्सा, ये बहुत ही क्यूरियस स्टेटमेंट है। ये कहता है कि ये जो नेशनलिज्म है ये एक भावना है, ये एक आइडियोलॉजी है, वो एक स्यूडो इंटिटी क्रिएट करता है। नेशन, नेशन तो इमेजिन कम्युनिटी है, बेनेडिक्ट एंडरसन को याद कीजिए। नेशन तो कुछ है नहीं, एक सोचने की बात है। तो पहले नेशनलिज्म आता है, वो भावना क्रिएट की जाती है, और फिर आप इमेजिन करते हो कि आप एक नेशन के पार्ट हो। ये कहने वाले एरिक हॉब्सबाउम थे। उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं, जिसमें एक जिसपे कि बहुत अभी गेम चलता है, वो ऑफ कोर्स उनके बुक पे तो नहीं है शायद, द एज ऑफ एम्पायर, लेकिन द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, एज ऑफ कई एज करके उन्होंने बुक लिखा है, आप नेट पे देख सकते हो। उसमें से एक एज ऑफ एम्पायर है जो मुझे बहुत क्यूरियस लगा, मैंने दिया। लेकिन जो ये थॉट उनकी आती है, नेशंस एंड नेशनलिज्म सिंस 1780, एरिक हॉब्सबाउम की। ऑफ कोर्स अरबिट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। हु वाज कॉल्ड द मॉन्स्टर ऑफ माल्मसबरी, तो ये जो है क्वेश्चन बहुत अर्बिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने भी पढ़ाया है। ये माल्मसबरी जो है इंग्लैंड में एक जगह है जहां पे कि हॉब्स पैदा हुए थे, वही उनका शहर था। और चूंकि ये इस तरह का डार्क, ब्रूडिंग, निगेटिव थॉट ये रखते हैं कि मैन का लाइफ शॉर्ट, ब्रूटिश, नेस्टी एंड सॉलिटरी है, इस टाइप का रखते हैं। मैन हमेशा प्राइड में रहता है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, एब्सोल्यूटिस्ट, मोनार्किस्ट सॉवरेंटी की परिकल्पना करते हैं, जिसमें सभी राइट्स जो हैं दैत्य की तरह निहित हैं। ये सब के चलते उनको मॉन्स्टर ऑफ माल्मसबरी कहा गया, हॉब्स। Who defined the civil services as a professional body of officials, permanent, paid and skilled? इस टाइप के क्वेश्चन ऑलवेज जो है अर्बिट होते हैं, किसने कहा ऐसा? ये हरमन फाइनर ने कहा। अब हरमन फाइनर को आप एसी फाइनर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दोनों फाइनर जो हैं इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखा है। एसी फाइनर ने बुक लिखा है द मैन ऑन द हॉर्स बैक। इसके अलावा उन्होंने प्रेशर ग्रुप को एनोनिमस एम्पायर कहा था। हरमन फाइनर ने बुक लिखा है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट।
और भी बुक लिखा है, लेकिन ये दोनों जो हैं, जो मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं। उन्होंने ये बात कहा था कि सिविल सर्विसेज इज ए प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स, परमानेंट, पेड एंड स्किल्ड है भी। हु हैज रिटन द एसे कैन द सबअल्टर्न स्पीक। अब सबअल्टर्न पे जितने क्वेश्चन होते हैं थोड़े छुपे हुए होते हैं। जेम्स स्कॉट को याद कीजिए, जिन्होंने इंफ्रा पॉलिटिक्स कहा था, और इंडिया में जो है रंजीत गुहा एंड मेनी अदर जो हैं वो सबअल्टर्न के पॉलिटिक्स पे लिखते रहे हैं। इंडिया जो है गढ़ जैसा है, तो उसमें जो पार्था चटर्जी ने भी काफी कुछ लिखा है। लेकिन कैन द सबअल्टर्न स्पीक, ये ऐसे जो है गायत्री स्पिवैक ने लिखा है, इसको बस आप याद कर सकते हैं। Who has argued that there are multiple logics of anarchy in international politics? मतलब कि anarchy कोई ऐसा well defined जो है थॉट नहीं है, इसको जैसे आप सोचिए वैसे। एनार्की इज ऑल्सो ए सोशल कंस्ट्रक्ट। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किससे जोड़ेंगे आप? अलेक्जेंडर वेंड से, जिन्होंने बुक लिखा था सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब उनका कहना है कि जो आइडेंटिटी है, इमेज है, ये सारे कुछ जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में आप जैसा इमेज बनाए, वो सब जो है, वो जो इंटरनेशनल सोसाइटी यदि एक सोसाइटी है तो उसमें सोशल कंस्ट्रक्ट होता है ये। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओएनएम का क्या मतलब होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड होता है। मतलब ये देखती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर होने चाहिए, कितने मतलब इसके जॉब हैं, जॉब बैलेंसिंग करती है, किस लेवल पे कितने ऑफिसर होने चाहिए। इस टाइप का जो है वो डीओपीटी में भी होती है, और हर मिनिस्ट्री में ओएनएम विंग जो है होता है। एसोथन कमिटी ऑफ इंग्लैंड इज रिलेटेड विथ। तो ये तो चलिए ट्रेनिंग से है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ आगे मैं आपको बताऊंगा भी बहुत सारे कमिटी, और याद कर लीजिएगा, मैंने अपने गाइड में भी दिया है, यहाँ भी मैंने दिया है। हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी? यहाँ पे डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होता तो एडवर्ड वेडनर आते, लेकिन डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी है तो जोसेफ ला पालम्बोरा आते हैं। बस याद कर सकते हैं आप। हु रोट अबाउट द मैनेजरियल रिवॉल्यूशन? याद कर लीजिए, जेम्स बर्नहम, इन्होंने काफी इस पे काम किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फॉर डेआरची एट द सेंटर? यहाँ गलत मारी हुई है। डेआरची सेंटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया था। ये डेआरची जो है प्रोविंसेस में लाया था। डेआरची का मतलब क्या होता था? सब्जेक्ट को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक है ट्रांसफर्ड, एक है रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है वो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं जनता के, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रोविंस में, वो उसको देखेंगे मंत्री के रूप में, जैसे अभी होता है। और रिजर्व्ड वो है जो गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मनोनीत सदस्य हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, वो देखेंगे। जो घटिया घटिया सब्जेक्ट थे वो ट्रांसफर्ड कर दिए गए, जैसे कि दुकान दौरी और छोटे मोटे बाजार कहाँ लगेगा, तो पशुपालन का, ग्राम पंचायत टाइप के। और जो एकदम इंपॉर्टेंट मामले थे, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, ये सब जो है रिजर्व सब्जेक्ट रखा गया। थोड़ी बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट बनाई गई। 1935 के एक्ट से जो है प्रोविंसेस में खत्म कर दी गई, क्योंकि 1935 के एक्ट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी। तो डीआरसी का कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन उसको सेंटर में डीआरसी लागू किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वॉज वंस इक्विप्ड विथ इक्वेटेड विथ स्लीपिंग जाइंट? ये स्लीपिंग जाइंट जो है नेपोलियन ने चाइना को कहा था। उसने कहा था कि वो सोता हुआ जो है वो राक्षस है, एक बार जग जाएगा तो पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। तो चाइना, स्लीपिंग जाइंट। द बुक होमो हेरार्किकस इज रिटन बाय। होमो हेरार्किकस का मतलब क्या होता है? हेरार्की, ग्रेडेड इनइक्वलिटी, ऊपर नीचे, पूरा स्टेटस, सब कुछ हेरार्की में बैठा हुआ है। ये लुई ड्यूमॉन ने कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट सिस्टम के लिए ये कहा था होमो हिरार्किकस। मतलब आदमी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो हिरार्की में फिट जो है, वो स्टेटस कंसस एक जीव है। उसके ऊपर कौन है, उसके नीचे क्या है, जो अंबेडकर ने इसको ग्रेडेड इनइक्वलिटी कहा है। ग्रेडेड इनइक्वलिटी यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए दलित हैं, तो उनका कहना था दलित में भी जो है इनइक्वलिटी है। ऊपर में जो लोग मान लीजिए थोड़े अमीर हो गए, जो रिजर्वेशन पा लिए, वो अब दबा रहे हैं इन लोगों को जो बीच में हैं। और ये जो बीच में जो दलित हैं, वो सबसे फटेहाल नीचे जो दबे कुचले दलित हैं उसको दबा रहे हैं। तो हर जगह जो है इनइक्वलिटी है, होमो हिरार्किकस। Who amongst the following has said that the study of international politics is identical to the study of foreign policy? इस तरह से फॉरेन पॉलिसी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जोड़ने वाले एकेडमिशियन जो आईआर में थे वो जेम्स एन रोजेनाओ हैं। याद कर लीजिए, ये सबको भी याद कीजिए, क्विंसी राइट सबको जाकर देख लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वुड्रो विल्सन चेयर वाज एस्टैब्लिश? ये क्वेश्चन अधूरा है, इनको कहना चाहिए था कि किस यूनिवर्सिटी में। एक यूनिवर्सिटी खुली थी जहां पहली बार इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई हुई थी, उसका नाम था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स एबर्सवैथ। ये
1919 ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस यूनिवर्सिटी में या किस कॉलेज में सबसे पहली बार जो है आईआर की पढ़ाई शुरू हुई थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। वहां पे वुड्रो विल्सन चेयर वाज द हाईएस्ट जो सम्मान आप किसी प्रोफेसर को दे सकते हो आईआर में, और उसको वुड्रो विल्सन चेयर कहा गया, मतलब हेड। और उसमें फर्स्ट जो चेयर बने थे वो अल्फ्रेड जेमर्न थे, और सीएच कार भी उसके चौथे जो हैं वो वुड्रो विल्सन चेयर को उन्होंने सुशोभित किया था। सो 1990 वेल्स। Who among is the following said that power in political content, यहाँ पे सॉरी कि ये थोड़ा हिल गया है, पावर ऑफ मैन ओवर माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर मैन। ये देखिएगा, पावर ऑफ मैन ओवर माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर मैन, ये देखते ही आपको मॉर्गेनथाउ याद आना चाहिए। इसको पढ़ लीजिएगा उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में। Who one among the following has said that diplomacy is the art of representing and conducting negotiations by state? तो डिप्लोमेसी के बारे में बहुत सारे कोट हैं जो मैंने यहाँ दे दिया है, जो पूछे गए हैं। इससे आपको अंदाज मिलेगा और क्या क्या पूछे गए हैं। डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड कंडक्टिंग नेगोशिएशन बाय स्टेट, ये कहने वाले जो थे ये निकोलसन थे, एच निकोलसन। और यहाँ पे देखिए हांस मर्गनथाउ कहते हैं डिप्लोमेसी इज द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बाय पीसफुल मीन्स। याद कर लीजिए, बहुत जगह पूछा गया है। हिटलर कहते हैं व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस, बहुत जगह पूछा गया है। जाओ एंड लाई का भी पूछा गया, ऑल डिप्लोमेसी इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर बाय अदर मीन्स। एंड क्लॉसविज का तो 3-4 बार पूछा गया है यूसी नेट में, वॉर इज मेयरली एन एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब हैं, याद कर लीजिए। द एग्रीमेंट 1, 2, 3 वॉज साइन बिटवीन। अब 1, 2, 3 तो छिपा हुआ नाम है इसका, एक्चुअली वहां पे एक एक्ट है, एक्ट 1, 2, 3 1954 की, उसके तहत जो है साइन किया गया था 2008 में, जिसको पीसफुल न्यूक्लियर डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस कहते हैं। 1, 2, 3 वाज एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंसर्निंग पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एटम फॉर पीस कह लीजिए, जो उनके प्रेसिडेंट ने कभी आइजनहॉवर ने यूनाइटेड नेशन में कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु हैज गिवन द एटम फॉर पीस लेक्चर इन यूनाइटेड नेशन? ही वाज आइजनहॉवर। एंड आइजनहॉवर जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो इंडिया विजिट किए थे, ये भी याद कर लीजिए। ओके, तो 1, 2, 3 एग्रीमेंट मनमोहन सिंह उस समय में थे, और कौन होंगे अब? ओबामा होंगे 2008 में शायद, चेक कर लीजिएगा। तो इन दोनों के बीच में ये डील हुआ था, वो उसके चलते इंडिया में पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गई थी कि एक धड़ा कहता था कि ये डील इंडिया की सॉवरेनिटी को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आईएईए का यहाँ इंस्पेक्शन होगा, ये सब हुई थी। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज इशूइंग स्टेपल वीसा? स्टेपल वीसा का मतलब क्या होता है? चाइना ये बदमाशी करता है इंडिया के साथ। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा पार्ट है, अक्साई चीन हमारा पार्ट है, लद्दाख हमारा पार्ट है। तो वहां के लोग जब चाइना जाते हैं तो वो उसको वीसा नहीं देता है। वीसा मतलब क्या होता है? आपका पासपोर्ट पे एक ठप्पा लगता है, उसको वीसा कहते हैं। वो आपके पासपोर्ट पे नहीं ठप्पा मारता, आपको अलग से कुछ कुछ पेपर दे देता है जिससे आप ट्रेवल तो कर पाए, और उसको स्टेपल कर देता है आपके पासपोर्ट में, और उसको वहीं पे रख लेता है आते समय। मतलब आप प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे कि आप वहां गए, मतलब उस टाइप का। मतलब उसका कहना है कि हम आपको ठप्पा नहीं लगाएंगे, आपको हम मानेंगे ही नहीं कि आप दूसरे कंट्री के हो, तो आप तो मेरे ही कंट्री के लोग हो। इसको स्टेपल वीसा कहते हैं चाइना। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन इज ए फीचर ऑफ, ये एकदम ऑर्बिट क्वेश्चन है, बस याद कर लीजिए, अमेरिकन का फीचर है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। The scope of public administration has been divided into principle of public administration and sphere of administration by, ये मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, थोड़ा और चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है यही है। पिफनर, ये सब एकदम ऑर्बिट क्वेश्चन है, बस आप आंसर याद कर सकते हैं। द नेम ऑफ द कमिटी विच लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ग्रेट ब्रिटेन, यहीं पे मैं बोल रहा था, मैंने सारे कमिटी का अपने ही गाइड से कॉपी पेस्ट दे दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो ये कमिटी जो है डॉन मोर कमिटी, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे के बारे में थी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? देखिए, लेजिस्लेशन बनाना जो है या कानून बनाना तो लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन कई बार वो काम को वो डेलीगेट कर देते हैं एग्जीक्यूटिव को। जैसे इंडिया में भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं, जिसको कहते हैं रूल्स, रेगुलेशन, ऑपरेशनल गाइडलाइन। कोई एक्ट बनती है, मान लीजिए 3 कृषि कानून बने, तो वो बहुत छोटा सा होता है, 20-25 पेज का केवल एक्ट होता है, लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो रूल, रेगुलेशन, ऑपरेशनल गाइडलाइन बनते हैं वो हजारों पेजेस का होता है, छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं। उसको डेलीगेट कर देता है लेजिस्लेचर कि भाई हमसे तो बनेगा नहीं, एग्जीक्यूटिव बनाओ। अब वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, इसको कई लोग जो है लेजिस्लेचर डाइल्यूशन भी कहते हैं, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। और वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जब बन जाती है तो पार्लियामेंट के पटल पे रखी जाती है, लेकिन उसको कोई देख नहीं पाता, इतनी मोटी मोटी होती है। तो मान लिया जाता है कि पार्लियामेंट में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो एग्जीक्यूटिव ने बनाया एज ए डेलीगेटेड पावर, उसको रखी गई और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने देख लिया। ये सब एक तरह का बहुत ही डाइल्यूशन है लेजिस्लेशन के वर्क में। तो ये डॉन
मोर कमेटी जो है इस पे वो नजर दौड़ाई थी। यहाँ पे सारे कमेटी का नाम और उसमें जो है पढ़ लीजिएगा। इससे और देखना है यूएस का तो गाइड में आप देख सकते हैं। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नेम प्रोक्यूरेसी इज प्रिवलेंट इन। प्रोक्यूरेसी जो है एक तरह का वॉच डॉग है, वो जज मतलब कि जुडिशरी से अलग हट करके है, वो ईस्टर्न कल्चर में है जहां पे कि सजा जो है सुधार के लिए दी जाती है, पनिशमेंट के लिए नहीं। तो वो प्रोक्यूरेसी का जो इंस्टीट्यूशन है वो जापान, चाइना, रसिया, इंडोनेशिया, ये सब एशिया में व्याप्त है। तो यहाँ पे चूंकि चाइना है तो आप इसको मार सकते हैं। आप इसके बारे में और नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। एक काइंड ऑफ जुडिशरी, लेकिन वो ज्यादा वॉचडॉग की तरह काम करती है। Who among the following has said that administration is a moral act and administrator is a moral agent? अब इस टाइप के क्वेश्चन ऑलवेज अर्बिट होते हैं, किसने कहा, वो भी छोटा सा स्टेटमेंट। ये ओडवेटेज ने कहा है, बस आप याद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, गोपा क्या है? मैंने आपको बताया था गोपा, राजुका, कर्णिका, ये सब मुझे मिले हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वो एक तरह का कुछ विलेज का हेडमैन भी था और रेवेन्यू कलेक्टर भी उन विलेजेस का था। यहाँ कर्णिका को फिर से याद कर लीजिए, अकाउंट्स ऑफिसर। राजुका को याद कर लीजिए, जुडिशियल ऑफिसर। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इंतजार करें थर्ड पार्ट के लिए, और जरूरत पड़ी तो मैं फोर्थ पार्ट भी लाऊंगा, लेकिन थर्ड पार्ट तो जरूर ही लाएंगे क्योंकि उस पर मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूं और बहुत सारे अर्बिट क्वेश्चन वहां भी मिल रहे हैं। सो यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरह से आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे पूछे जिसका एक दो लाइन में जवाब दिया जाए, ऑब्जेक्टिव। ऐसा ना कहें कि सर मैं कैसे तैयारी करूं, ये आपको गाइड में नहीं कर सकता एक दो लाइन में। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन प्लीज ना पूछे कि सर मैं आपका गाइड पढ़ लूंगा तो मैं कंप्लीट कर जाऊंगा। ये सब बेकार के क्वेश्चन है, दुनिया में कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। प्लीज ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका मैं जवाब दे पाऊं, ऑब्जेक्टिव हो, एक दो लाइन में हो, इंफॉर्मेटिव हो। और यदि आप भूल रहे हैं तो आपको फिर से याद दिला दूं कि 1500 क्वेश्चन का जो बेहद अच्छा कलेक्शन है ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस किसी भी एग्जाम के लिए, सीयूईटी के लिए भी, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया है अमेजन पे। प्योर पीडीएफ वर्जन में, पीडीएफ वर्जन जब मैं बोलता हूं तो पीडीएफ रेप्लिका है। ऑफ कोर्स पीडीएफ फॉर्म नहीं, किंडल पे आप पढ़ते हैं, लेकिन प्योर आपको पीडीएफ जैसी मिलेगी और उसमें फंक्शनलिटी आपको किंडल की मिलेगी। ये आपको जो इसके डिस्क्रिप्शन है उसमें मिलेगी। आप उसको जाएं और इकोसिस्टम को अपनाएं, ना केवल अपने भलाई के लिए बल्कि पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी के लिए भी। थैंक यू, मिलेंगे फिर थर्ड पार्ट के साथ। बाय।